गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर। मतलब हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक क्लास आपकी और होगी जो कि शाम को 8 बजे होगी, ठीक है। उसमें हम आर्थिक शब्दावलियों की बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट को बहुत परेशान करती हैं, ठीक है। तो हमने इसमें तमाम सारी चर्चाएं की हुई हैं। भूगोल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके सौर मंडल के बारे में और सौर मंडल में कितने ग्रह हैं उनके बारे में सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली हुई है, ठीक है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें कुछ मुद्दे कल के छूट गए थे, ठीक है। और जो लोग नए व्यूअर हैं देख लो भाई, मात्र 150 घंटे में प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस अरुणोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पे कराया जा रहा है। और मित्रों एक खास बात कि अरुणोदय आईएएस जो है वो मेंटोरशिप प्रोग्राम बड़े स्तर पर चलाता है, ठीक है, जहां से स्टूडेंट्स जो है उनको कह सकते हैं कि 1 बाय 1 टीच किया जाता है, ठीक है। तो एक मेंटोर पे 20 से 25 बच्चे जो होते हैं और उनको वो गाइड करते हैं, ठीक है। और वो मेंस लिखे हुए होते हैं, इंटरव्यू दिए होते हैं, ठीक है। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। चलो अगले टॉपिक के आते हैं। तो कल हमने तमाम सारे मुद्दों पे बात कर ली हुई थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ, पृथ्वी की गतियां, इस पर भी हमने कल चर्चा की हुई थी और बहुत बढ़िया से चर्चा की हुई थी विस्तार से, ठीक है। तो हम लोग आज इसके आगे चलेंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, कहाँ गया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस पे भी हमने चर्चा कर ली हुई थी, ठीक है। इस पे भी हमने चर्चा कर ली हुई थी और आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो देखो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों अलग अलग उदाहरणाएं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि नहीं नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको ध्यान से सुनना और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। खासकर जब ज्योग्राफी की बात करते हैं, पॉलिटी की हम लोग बात करते हैं या इकोनॉमी की बात करते हैं, ऐसे मुद्दों पर या ऐसे सब्जेक्ट्स में आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। सूर्य ग्रहण, ठीक है। देखो, एक तो होता है लूनर एक्लिप्स और एक था सोलर एक्लिप्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और इसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। बात समझ में आई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब इसमें कुछ आपको अंतर समझ में आ रहा है। अच्छा, सूर्य ग्रहण, इसको चंद्र ग्रहण क्यों बोलते हैं? इसको मतलब चंद्रमा पे ग्रहण लग गया होगा, मतलब उस पर सूरज की रोशनी नहीं जा रही होगी, तो किसी ने क्या है, किसी ने छेक ली होगी आगे से, किसी ने आगे से क्या किया होगा, उसको घेर लिया होगा, चंद्रमा को घेर लिया होगा, इसी वजह से क्या चंद्र ग्रहण हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई उस पर सूरज की रोशनी नहीं जा रही होगी और कोई ऐसा तत्व जो है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसके प्रकाश को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो कौन कर रहा है भाई? देख लो, सुन लो कॉन्सेप्ट। चंद्र ग्रहण में ये सूरज है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पर सूरज का जो है वो रोशनी या प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। सिंपल ही है एकदम से, आपने देखा हुआ जिस तरह से, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। तो आपने क्या समझा यहाँ पे कि जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं, या पूरी तरह से कहिए, या आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ही चंद्रमा पर सूरज की रोशनी या सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और ऐसी स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं। सेम वैसा ही है, देख लो, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स को, अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण में क्या है? सूर्य ग्रहण में कंसेप्ट यह है कि भाई पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और ऐसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब यहां पे देखिए, कुछ ऐसे हिस्से हैं पृथ्वी के जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और वहां पे हम सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति पाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया दोनों कि सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं और चंद्र ग्रहण किसको बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसका थोड़ा सा और, इसमें कुछ तथ्य हम लोग देखते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुछ तथ्य देखते हैं। ये चीजें समझ में आ गई? हमने डायग्राम से आपको बता दिया हुआ है। देखो भाई, अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो,
पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान है। भैया चंद्रमा भी इसके साथ ही घूमता रहता है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे पृथ्वी यहां ही तो चंद्रमा भी ऐसे ऐसे ऐसे। तो बात समझ गए, ये दोनों साथ में परिक्रमा कर रहे हैं, किसकी? सूरज की कर रहे हैं, ठीक है। और ये खुद इसकी भी कर रहा है, किसकी कर रहा है? अर्थ की भी, ठीक है, चंद्रमा। तो आप यहां पे क्या कंसेप्ट समझ में आया कि भाई चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखता है, क्यों? क्योंकि इनकी घूर्णन गति समान है, दोनों साथ साथ ही चलते हैं, दोनों साथ साथ ही चलते हैं, ठीक है। इस वजह से आप देखेंगे चंद्रमा का हमें सिर्फ आधा भाग ही दिखाई पड़ता है, आधा भाग ही उसका प्रकाशित होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को आता है, फुल मून को आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल मून। पूर्णिमा को ही एक बार ऐसा होता है। ऐसी घटना कब होती है? सिर्फ पूर्णिमा को ही होती है। और इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। न्यू मून, एक तो फुल मून होता है जब चंद्रमा पूरा हरा भरा है, और एक न्यू मून होता है, वो कब होता है? अमावस्या को होता है, जब क्या पूरी तरह से चांद छुपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। आप देखो, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को यतु व्यतु या सिजगी कहते हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट को, इसी को पूछा जा सकता है, इसी को क्या है? इसी को पूछा जा सकता है यूपीएससी में, ठीक है। सिजगी कहते हैं जिसमें युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में, जबकि युति चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है। तो यहां पे हमने क्या देखा हुआ है? यहां पे देख लो एक बार, यहां पे देख लो एक बार, इसको मैं हटा रहा हूं। ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियुति बोलते हैं, वियुति बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्थिति सूर्य ग्रहण की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? युति बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके। एक बार फिर से सुन लो, पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है, और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। कब होता है? पूछा जाएगा स्टेटमेंट देके। ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद में पूछा जाएगा कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, ठीक है, हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है। चंद्रमा क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े, तो ऐसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। उस टाइम चांद कैसा है? चांद छुपा रहता है बेचारा। चांद कैसा है? छुपा रहता है, ठीक है, चांद छुपा रहता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे बातें समझ में आ गई। पूर्णिमा के दिन क्या हो रहा है? ठीक है, अमावस्या के दिन क्या हो रहा है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है, और अमावस्या के दिन क्या है? वो सूर्य ग्रहण होता है। हमेशा ऐसी स्थिति बनती, हमेशा ऐसी ही स्थिति बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, इससे प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई दफा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री का झुका हुआ है, ठीक है, 5 डिग्री का इसका झुकाव है। इस वजह से हमेशा ऐसा नहीं होता है, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि नहीं हर एक पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्र और सूर्य ग्रहण होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ गई? चलो भाई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देख लो, ये सारे आपको फैक्ट समझ में आने चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं, कौन कौन है यहाँ पे? चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं, तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है, थोड़ा सा आगे निकल जाता है, और इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता है। मुद्दा समझ में आ गया? पूर्णिमा को हमेशा आप देखेंगे हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, हालांकि अमूमन होता है, अमूमन होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है।
लेकिन चंद्र ग्रहण कैसा होता है? चंद्र ग्रहण देखेंगे कि हमेशा होता है। हमेशा कब होगा? अमावस्या को होगा, ठीक है। अमावस्या को हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपने स्थिति समझी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई कुछ उसका अक्षीय झुकाव है, और अक्षीय झुकाव के कारण चंद्रमा थोड़ा पृथ्वी से आगे निकल जाता है। इस वजह से हमेशा चंद्र ग्रहण नहीं होता है। और भी हमने देख लिया हुआ क्या है, वो 5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, 5 डिग्री झुका हुआ है। और एक वर्ष में अधिकतम 7 बार चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। एक वर्ष की बात हो रही, एक महीने की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। पता लगे जल्दी जल्दी में यूपीएससी ऐसी जल्दी जल्दी में पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। एक वर्ष है यहाँ पे, एक महीना नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रायः नहीं देखा जाता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकार में पर्याप्त अंतर है। पर्याप्त क्या है? अंतर है। सूर्य ग्रहण देखो, पर्याप्त अंतर का मतलब समझ लो। यहाँ पे ये इस लाइन को दोबारा समझो, मैं डायग्राम से बताना चाहूंगा। यहाँ लिख क्या रहा है, एक बार फिर से सुनो। पूर्ण चंद्र ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रायः नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि इन तीनों के आकार में पर्याप्त अंतर है। कैसे? एक बार फिर से डायग्राम देख लो भाई। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सूर्य ग्रहण क्या है? प्रायः पूर्ण होता है, ठीक है। मतलब क्या है? इसका चंद्रमा देख रहे हो, चंद्रमा छोटा है, और इस वाले हिस्से पे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है? ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। बाकी ये हिस्सा खुला हुआ है, ये वाला भी हिस्सा खुला हुआ है, ये वाला हिस्सा खुला हुआ है। लेकिन जब भी आप चंद्र ग्रहण की बात करेंगे, तो आप देखेंगे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ने चंद्रमा को पूरी तरह से ढका हुआ है। कोई भी हिस्सा यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, उसका कोई भी हिस्सा उसका दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी वजह से बोला है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण प्रायः नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि तीनों के आकार में पर्याप्त अंतर है। सूर्य ग्रहण के समय अत्यधिक मात्रा में परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं। इसी वजह से इन्हें नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, या नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। बात समझ गए। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, ये सब सूर्य ग्रहण को ऐसे मत देखो, जाके बाहर मत निकलो, कुछ चश्मा वश्मा लगा लो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। इसी वजह से क्या? क्योंकि परावैंगनी किरणें जो है वो उत्सर्जित होती हैं, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधि क्षेत्र में डायमंड वलय, ठीक है, डायमंड रिंग की स्थिति बनती है। कब स्थिति बन रही है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधि क्षेत्र में डायमंड वलय, डायमंड रिंग की स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है, डायमंड रिंग बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे डायमंड ये लगा हुआ है और ये रिंग की भांति है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। डायमंड रिंग की स्थिति कब बन रही है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट। अब हम एक ऐसे मुद्दे पे आने वाले हैं जहां से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत सही होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो फटाफट, अक्षांश देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अक्षांश किसको बोलते हैं? अक्षांश देख लो, यहाँ पे बटा हुआ होगा, ध्यान से देखना एक बार। अक्षांश किसको बोल रहे हैं? ये पृथ्वी है, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा पूरब से पश्चिम वाला जो एक तरह से गोला बन रहा है, ये पूरा बन जाएगा गोला ऐसे, ठीक है। पूरा गोला ये एक तरह से रिंग बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। रेखाएं हम बाद में समझेंगे, रेखाएं अभी हम बाद में समझेंगे, वो है हमारे पास डायग्राम, उतावले नहीं होना, ठीक है। देख लो, तो ये क्या है? ये अक्षांश है, जो पूरब से पश्चिम ऐसा गोला बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और यहीं पे देशांतर भी समझ लो, हालांकि मैं इसको अलग से डायग्राम से बताऊंगा आपको। ये देशांतर है, ये देखो, ये जो है अर्धगोली है, अर्धवृत्ताकार जो ये भाग है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, ठीक है। और इनकी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकी रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या है? ये अक्षांशीय गोले हैं, और ये अर्धवृत्तीय देशांतर गोले होते हैं, ठीक, अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है। और इनकी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलो अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। अक्षांश, लैटिट्यूड,
भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक एवं मतलब मेरिडियन पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। कोणीय दूरी देख लो एक बार भाई, ठीक है। कोणीय दूरी ये हमने देख लिया हुआ था, कैसा? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ये देख लो, ये उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं और इधर आप देखेंगे कि ये दक्षिण की तरफ। यहां से जीरो से, ठीक है। जीरो से हम क्या है, उत्तर और दक्षिण में एक योमात्तर मेरिडियन पर किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जो है वो अक्षांश कहलाती है। अब यहां से भी देख लो, यहां से भी देख लो, ये जीरो है, यहीं से बात हो रही है कि यही जो है ये क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री। अब जैसे ही इधर हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल है, ये देखो लिख भी रहा है, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये साउथ पोल है। अब इसकी हम कोणीय दूरी नापते हैं, देखो 10 डिग्री इधर उत्तर में हम चल रहे हैं, उत्तर में 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 चल रहे हैं। अभी 10 डिग्री क्या है, हम दक्षिण में जा रहे हैं, दक्षिण में जा रहे हैं, दक्षिण में जा रहे हैं, दक्षिण। तो यही बोल रहा है, यहां पे कह रहा है कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक योमात्तर मेरिडियन पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। इसी वजह से इसको उत्तरी अक्षांश और इसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। देख लो, इसे अंशों में, मिनटों में और सेकेंडों में दर्शाया जाता है। ये अंश में भी दर्शाया जाता है और मिनट में भी और सेकेंड में भी दर्शाया जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश प्रदर्शित करती है, जैसा कि हमने देख लिया हुआ है। ये क्या है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देख लो एक बार। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको, डायग्राम से समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डायग्राम से समझेंगे। और यह जो 0 डिग्री है, हमने देखा हुआ है अभी, क्या है, 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है और भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुवों तक दोनों गोलार्ध में अनेक अक्षांशी वृत्तों का निर्माण भी करती है। हमने देखा हुआ है ना, देखो ये गोला, फिर ऐसे एक और बन जाएगा, फिर ऐसे एक और बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे देख लो एक बार, भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुव तक दोनों गोलार्ध में अनेक अक्षांशी वृत्तों का निर्माण होता है। दक्षिण ध्रुव में ये वृत्त जो है अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं, ठीक है। दोनों गोलार्ध में, दोनों ध्रुव है, ठीक है, दोनों ध्रुव में आप देखेंगे उत्तरी और दक्षिणी में ये वृत्त अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। और इस प्रकार 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, 181। कैसे, 90 इधर और 90 इधर, और एक ये भी तो जोड़ोगे, इसको भी तो जोड़ोगे। बात समझ में आ गई। सी साइड वाले देख लो, 90 इधर और 90 इधर, और एक क्या है बीच वाली विषुवत रेखा, तो इसके क्या हो गया, 90 और प्लस 90 प्लस 1 181। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखो, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी आर्कटिक, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा और 66.5 दक्षिणी अक्षांश जो है वो दक्षिणी उपध्रुवीय वृत्त कहे जाते हैं। बात समझ में आ गई, क्या कहे जाते हैं, दक्षिणी उपध्रुवीय वृत्त कहे जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लो एक बार फटाफट, यहां से डायग्राम से देख लो, किधर समझाओ, तमाम डायग्राम इधर देख लो। ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री है उत्तर में, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है जैसा कि लिख रहा है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, ये 23.5 डिग्री है, ओके। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे, ये वाला एरिया, ये कितना है, 66.5 डिग्री है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एरिया कितना, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी उप आर्कटिक तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा और 66.5 दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी उपध्रुवी वृत्त कहलाते हैं। साउथ सब अंटार्कटिक कहलाते हैं, साउथ सब अंटार्कटिक कहलाते हैं। तो भी सी बात है, ये क्या उत्तर में क्या है हमारा, आर्कटिक सागर है और दक्षिण में अंटार्कटिक सागर है, अंटार्कटिक सागर है। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम
कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, मैं पूरा डायग्राम से बता रहा हूं, इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और यहाँ पे एक खास बात, तथ्य देख लो, तथ्य देख लो क्या है यहाँ पे फैक्ट। प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न होती है। कैसी दूरी होती है? भिन्न भिन्न होती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो अक्षांशीय दूरी है, अक्षांशीय दूरी है कितनी है? 111 किलोमीटर है। ठीक है, 111 किलोमीटर है। कैसे? ये वाला, ठीक है, 111 111 111 111 111 111। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे ऊपर भी है और नीचे भी वैसे की वैसी ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देशांतर कहाँ? देखो देशांतर हमने बात कर ली हुई थी देशांतर के बारे में। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर। पूर्वी और पश्चिमी देशांतर बोले जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश बोले जाते हैं। इतना तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा ना, सुना होगा कहीं पे भी। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश बोले जाते हैं और पूर्वी और पश्चिमी देशांतर बोले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो समझो, यहाँ पे ये हमने देख लिया था, ये क्या है? देशांतर रेखाएं। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब क्या है? ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है। ठीक है, देख लो भाई, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान एवं उत्तर, पूर्व या पश्चिम में होती हैं, देशांतर कहलाती हैं। पूर्व या पश्चिम में होती हैं। इसको कैसे देखोगे? यहां से ये देख लो, ये शून्य देशांतर है। अब यहां से आप देखेंगे ये पूरा 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 ये हमारा क्या है? पूर्व है, ये ईस्ट है, और यहां से हम बात करें तो ये क्या है? पश्चिम है, यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये वेस्ट है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान एवं उत्तर, जो प्रधान एवं उत्तर है, ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान एवं उत्तर है, पूर्व या पश्चिम में होती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और प्रधान एवं उत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर को माना गया है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? लंदन कहीं यहीं पे रहा होगा। ये 0 डिग्री है ना, तो यहीं पे लंदन रहा होगा। ठीक है, तो इसका आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कैसे कैसे देशांतर रेखाएं डिफाइन की जाती हैं, कैसे कैसे अक्षांश रेखाएं वो डिफाइन की जाती हैं। तो इनके बीच की दूरी, कोणीय दूरी, ये सारी चीजें हमने देख ली हुई है। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि 0 डिग्री के दोनों ओर 180 तक देशांतर रेखाएं होती हैं, जो कुल मिलाकर 360 होती हैं। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है? कुछ गणित लगाने की जरूरत है नहीं। 0 डिग्री से आप पूर्व में चले जाएंगे तो 180, और 0 डिग्री से आप पश्चिम में चले आएंगे तो क्या है? 180, मतलब 360। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कुल मिलाकर 360 डिग्री हैं, जहां केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कौन? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये देखेंगे आप 2 बराबर भागों में बांट रही है। वहीं एक खास बात ध्यान रखना, वहीं सभी देशांतर रेखाएं यह कार्य करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त, ग्रेट सर्किल कहा जाता है। देखो क्या है, ये सबको बराबर भागों में बांट रही हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं ये क्या है? आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इसको भी बराबर, इसको भी बराबर, इसको भी बराबर भागों में बांट रही हैं। ठीक है, लेकिन अब ये क्या? एक महान व्रत, ऐसे आप व्रत बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आज जोड़ देंगे, इसको भी आज जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? ये जितनी भी इन सभी जितनी भी जो भी आप देखेंगे ना देशांतर रेखाएं, ये सभी क्या है? एक महान वृत्त कहे जाते हैं, ग्रेट सर्कल्स कहे जाते हैं। ठीक है, सर्कल भी हमने आपको बना के दिखा दिया हुआ है। ये क्या है? महान वृत्त कहे जाते हैं, महान वृत्त कहे जाते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी जो है, दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ठीक है, वो क्या है? कम होती जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा हटा के इसको, देखो कैसे कैसे कम हो रही है ध्रुवों पर इसकी दूरी। जो दूरी है वो कैसे कम हो रही है। देखो यहाँ पे अंतर सर्वाधिक दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे आप चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या है? यहीं से देख लो, यहाँ पे सर्वाधिक है ना, ये भूमध्य रेखा पर इनके बीच का अंतर सर्वाधिक है। लेकिन जैसे ही उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे ये आपस में मिली हुई प्रतीत हो रही हैं। और यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि
भाई 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। जैसा कि आपने देख लिया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये कम हो भी रही है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 तक सभी देश गोलार्ध में और ये पूर्वी गोलार्ध में पाए जाते हैं, और गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का, डिवाइड कर लेना 24 से। ठीक है, 360 को 24 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व पर अपनी धुरी पर घूम रही है। ये तो हमने 5वीं 6वीं बार बता रहे हैं। कैसी घूम रही है? पश्चिम से पूर्व, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसी घूम रही है, ऐसी ऐसी ऐसी। ये सूर्य है, ये सूर्य है, ऐसी घूम रही है। ठीक है, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अतः पूर्व का समय आगे की ओर तथा पश्चिम का समय पीछे की ओर रहता है। यही एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यही का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि कोई आपसे पूछे भाई ये बताओ कि पूर्व की ओर हम आगे जोड़ते क्यों है समय को? जब पूर्व की ओर हम चलते हैं तो समय को जोड़ते क्यों है? पश्चिम की ओर हम चल जाते हैं तो समय को घटाते क्यों? उसका भी कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है लगातार। ठीक है, पश्चिम से अगर ये क्लॉकवाइज घूमती, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती, तो क्या होता? तो आप वेस्ट में ऐड करते और ईस्ट में समय को माइनस करते। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, इस प्रकार 0 डिग्री से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। 4 मिनट से जोड़ लेना, 4 मिनट से अपना जोड़ लेना। ठीक है, कितनी? 12 घंटे की अवधि लगती है, तथा यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। देख लो भाई, एक बार फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं। ये 0 डिग्री है, इधर हम जा रहे हैं, 12 घंटे इधर लग गया। ठीक है, पूरब में, और 12 घंटे इधर लग गया। ठीक है, 12 घंटे पश्चिम में लग गया। ठीक है, तो यहीं पे ये बोला जा रहा है कि भाई 0 से 180 पूर्व को जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होती है। ईस्ट गो गेन बोलते हैं। ईस्ट गो गेन मतलब गेन कर रहा है, ऐड हो रहा है उसमें। ठीक है, और जब हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो इसमें क्या है? घटाया जाता है। ऐसा क्यों है? हमने कंसेप्ट बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो कैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अर्थात पश्चिम से पूरब घूम रही है। इस वजह से ऐसा आसान भाषा में समझने के लिए इसी वजह से इसको ऐसा किया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 पूर्व व पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन और रात का अंतर पाया जाता है। ठीक है, एक दिन और रात का अंतर पाया जाता है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई देख लो एक बार और। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यहां से देख लो भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे पास में डायग्राम भी है और आप समझ ही पाएंगे ठीक से। देखो, ये तो साइबेरिया है, इधर एशिया है, ये क्या है? एशिया है। ये अमेरिका है, अलास्का, ये अलास्का है। ठीक है, इधर ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया फिजी द्वीप है, ये समोआ है, ये हवाई द्वीप है, किसका? अमेरिका का है। ठीक है, अब देखो ये कैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निकल रही है। यहां से निकली है, ये आएंगे इधर आर्कटिक सागर, ये है, ये बेरिंग जब कैसे कैसे जा रही है, एक बार देख लो इसकी चाल, देख लो चाल बड़ी खराब है, इसकी चाल बड़ी खराब है, सीधी नहीं है, सीधी नहीं है। देखो आर्कटिक सागर से इधर है, ये इधर पहले थोड़ा सा इसका झुकाव कहाँ पे? दक्षिण साइड में, दक्षिण पूर्व पे है, फिर ये दक्षिण पश्चिम की तरफ जाती है, फिर दक्षिण पूर्व की तरफ, फिर सीधी रेखा में जाती है, और फिर थोड़ा दक्षिण पूर्व की तरफ, फिर सीधी, और फिर ये दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर, और फिर सीधी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजर रही है एक बार देख लो। कहा जा रहा है कि इधर देखो सोमवार रहेगा, और इधर क्या है? ये रविवार रहेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, गेन किया जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्या? घटाया जा रहा है। ठीक है, घटाया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजर रही है? ये एक तो आर्कटिक से निकलती हुई बेरिंग सागर, फिर इसके बाद में ये कौन सा एरिया पड़ेगा? ये कौन सा सागर है? ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर, ये हवाई द्वीप है, आपने देखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद फिजी द्वीप, ये समूह से होती हुई ये नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया हुआ है। कितना है ये? 180 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं?
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखो एक बार कंसेप्ट समझो, चीजें समझ गए आप लोग, कैसे कैसे ये कहां से गुजर रही है, कहां से गुजर रही है आपने देख लिया हुआ है। प्रशांत महासागर से, बेरिंग सागर से, आर्कटिक सागर से, ऐसे यहाँ पे गुजर रही है। ठीक है, देख लो एक बार फटाफट। अब हमने डायग्राम देख लिया है, अब बातों से समझो थोड़ा सा, अब बातों से समझो। पृथ्वी पर 180 उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा। ये कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। काल्पनिक रेखा है एक तरह से, ठीक है। जितने भी खंड हैं आप कहते हैं भूखंड जो है उनको छोड़ती हुई ये जा रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। ठीक है, साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मुड़ी हुई है। ठीक है, पूर्व की ओर, यहां से आप देखेंगे ये 75 यहां पे, यहीं पे आएगा 75, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूर्व की ओर मुड़ी हुई है, ऐसे इसको घुमा दिया गया, मतलब एक आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्व की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो क्या है? पूर्व की ओर मोड़ी गई है। ये बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर है। कैसी है? देखो ये पश्चिम की ओर है, डायग्राम से देख लो, ये पश्चिम की ओर है। और फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिण प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई। कैसी ओर मोड़ी गई है? पूर्व दिशा में। देखो यहां से एक साथ रखने के लिए, मतलब डिवाइड नहीं हो जाए, ये वाले एरिया जो है डिवाइड ना हो जाए, ये वाला क्या है? एरिया डिवाइड ना हो जाए, इस वजह से इसको पूर्व की ओर मोड़ दिया गया। लेकिन निकाली कहां से गई है? ये निकाली कहां से गई है? स्थल खंड से नहीं निकाली गई, ध्यान रखना। ठीक है, स्थल खंड से नहीं निकाली गई, स्थल खंड को छोड़ती हुई है ये। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर सोमवार है तो उधर रविवार है, अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जा सकता है, या घटाया जाता है। ठीक है, घटाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जब कोई जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो इसको क्या है? एक दिन जोड़ दिया जाता है। और जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। ठीक है, ये देख लो, इधर जा रहे हैं तो ईस्ट साइड में जा रहे हैं, इसको क्या किया जाएगा? इसमें घटा दिया जाएगा। ठीक है, इधर जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, इस साइड में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर दिया जाएगा। इसको क्या है? ऐड कर दिया जाएगा, इसमें एक प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने समझ लिया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, कहां से गुजरती है, ठीक है, कैसे इसको निर्धारित किया गया है, इसके बारे में हमने सारी पूरी चर्चा कर ली हुई है। ठीक है, पूरी चर्चा इसके बारे में हमने कर ली हुई है। निखिल सिंह, अच्छा, कौन सी बुक लूं? कोई सी बुक ले लो, तमाम सारी मार्केट में बुक हैं। बेहतर कौन सी रहेगी? शंकर IAS की ले लो, बढ़िया रहती है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में रही होगी इस समय। ठीक है, निखिल सिंह। ओके, चलो, तो ये चीजें समझ में आ गई। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? आगे देखो, इसमें मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, यह किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एवं उत्तर का माध्य होता है। ठीक है, जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। ठीक है, हमारे पास भी है, मतलब स्थानीय समय में असुविधा ना हो, आसानी से काम हो जाए। ठीक है, असुविधा ना हो, इसके लिए क्या करते हैं? एक कोई स्टैंडर्ड टाइम जोन निर्धारित करते हैं। हमारे पास क्या है? 82.5 डिग्री। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, देख लो एक बार फटाफट। उदाहरण के लिए 82.5 पूर्वी उत्तर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, का समय संपूर्ण भारत के लिए एक मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको IST, कभी जो लोग कंफ्यूज करता है, IST का मतलब क्या है? क्या बोलते हैं उसको? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, एक मानक समय है ये। कौन सी डिग्री है ये? 82.5 डिग्री पूर्वी उत्तर की बात कर रहे हैं। कहां से गुजरती है? नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, और इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरी अंतर के कारण समय की भिन्नता को समायोजित करने की समस्या से जो समायोजित करने